केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी है, नित्यानंद राय जी है, अजय कुमार भल्ला जी, सर ये क्या है? अंजलि भावत, सत्यनारायण प्रधान जी, आज सूचना ब्यूरो के निदेशक श्रीमान तपन डेका जी, और आप सभी यहां पर जब आए हैं तब मैं हृदय से आज के सम्मेलन, चूंकि ये पहला सम्मेलन होने जा रहा है, आप सभी का मन से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जब यहां पर नारकोटिक्स के खिलाफ हमारे देश की एक लड़ाई के बारे में चिंता और चिंतन करने के लिए एकत्रित आए हैं, तब ये बात सदैव हम सब के लिए ध्यान में होनी चाहिए कि हमारी आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। अमृत महोत्सव के वर्ष में देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार और समग्र देश के सामने कुछ लक्ष्य तय करने का आह्वान किया था कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कुछ लक्ष्य तय किए जाए कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 में, तब देश इस क्षेत्र में कहां पर खड़ा होगा। जब गृह मंत्रालय के सामने लक्ष्य तय करने का प्रश्न आया, तब ढेर सारी चीजों पर हमने फैसले भी किए, क्योंकि गृह मंत्रालय का काम और व्याप एकदम बृहद है। हमने निर्णय भी करे और लक्ष्य भी तय करे, मगर मेरे गृह मंत्री नाते मुझे पूछे तो इस सब में एक प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करेंगे। नशा मुक्त भारत, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम ऐसे जंतर पर खड़े हैं। आज अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लड़ाई को कहीं न कहीं हम ढीली ढाली छोड़कर एक बहुत बड़ी आफत को हमारे सर पर मोल लिए हैं, और आज ऐसे जंतर पर खड़े हैं कि यहां से दृढ़ संकल्पित होकर एक सामूहिक मन बनाकर साझा के अप्रोच और होल ऑफ गवर्नमेंट के अगर हमारा, तो हमारा विजय निश्चित है और हम ये लड़ाई को जीत सकते हैं। इस पूरे के अंदर जो विशेष राज्यों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अध्यक्ष और एजेंसियों के अध्यक्ष आए हैं, वो सभी से मेरा करबद्ध विनती है कि इस लड़ाई को हम सबको साथ लेकर लड़ने के लिए मन बनाएं और सभी के जिम्मे जो दायित्व है इसका 100% दायित्व के निर्वहन का मूड बनाएं। मित्रों, आज जब यहाँ पर है तब एक बेस जोन रूलिंग ट्रॉफी का भी अभी दिल्ली को दिया गया। मैं दिल्ली जोन के सभी काम करने वाले हमारे साथियों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, और मैं मानता हूं कि ये तंदुरुस्त स्पर्धा ट्रॉफी हासिल करने की हमारे लक्ष्य की और हमें बहुत तेजी से ले जाएगी। अवैध खेती के पहचान के लिए भी एक ऐप को आज यहां पर सार्वजनिक किया गया। एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया गया, और इसके साथ साथ इंदौर के क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है। ये सारे कदम कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से नारकोटिक्स के खिलाफ हमारी लड़ाई को गति देने वाले कदम हैं। मित्रों, नारकोटिक्स का उपयोग हम सब जानते हैं, आने वाली पीढ़ियों को खोखला नारकोटिक्स कर देता है। आने वाली पीढ़ियां हमारे देश के विकास की नींव होती है। अगर देश के विकास की नींव ही खोखली हो तो इस पर एक मजबूत देश की संरचना नहीं हो सकती है, और वो वहां तक सीमित नहीं रहता। युवा तो दिग्भ्रमित होते ही हैं, युवा पीढ़ी खोखली होती ही है। इसके साथ साथ देश के अर्थतंत्र पर भी इसके ढेर सारे दुष्परिणाम पड़ते हैं। देश के अर्थतंत्र के साथ साथ नार्को टेरर के माध्यम से देश की सुरक्षाएं भी, देश की सीमाएं भी, देश की सुरक्षा और देश की सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम भी ये नारकोटिक्स की तस्करी करता है।
और एक इस प्रकार से मल्टी डायमेंशनल नुकसान हमारे देश को करता है कि इसके खिलाफ लड़ाई करने का मूड हमने बनाना पड़ेगा। मैं आज आप सबको इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैंने मंत्रालय के मंत्री बनने के बाद दुनिया भर में नारकोटिक्स से ग्रसित नारकोटिक्स की समस्या के सामने लड़ाई हार चुके हुए देशों का अध्ययन किया है। कई देश हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया है, कई देश हैं वो लड़ाई हार चुके हैं, मगर हम ऐसे जंचर पर है कि लड़ाई को आज भी हम जीत सकते हैं अगर लड़ते हैं तो। 130 करोड़ की आबादी का देश एक संकल्प लेकर निकले तो निश्चित रूप से ये लड़ाई को हम जीत सकते हैं। और लड़ाई हारने का कारण का मीमांसा करते हैं तो निश्चित रूप से 3 ही कारण दिखते हैं। ये लड़ाई को सरकार की लड़ाई बनाकर लड़े, अगर इस लड़ाई को हम जनता की लड़ाई बनाकर लड़ेंगे, ढेर सारी संस्थाओं को साथ में जोड़ेंगे, युवाओं को साथ में जोड़ेंगे, विशेष कर माताओं को, मातृशक्ति को साथ में जोड़ेंगे, तो ये लड़ाई हम नहीं हार सकते। ये लड़ाई को कोई एक डिपार्टमेंट नहीं लड़ सकता। गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल विभाग और देश के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये सब इकट्ठा होकर एक समान तीव्रता के साथ एक ही दिशा में अगर हम लड़ते हैं तो ही ये लड़ाई जीत सकते हैं, वरना लड़ाई हारने का एक दूसरा कारण होता है। और तीसरा कारण अप्रोच में गलती। कई देशों ने गलती की कि जो ड्रग्स का सेवन करते हैं उनको उन्होंने गुनहगार मान लिया। हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि जो ड्रग्स का सेवन करता है वो विक्टिम है, जो ड्रग का कारोबार करता है वो गुनहगार है, और उसके साथ निर्दयतापूर्वक रूथलेस अप्रोच के साथ हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। ये 3 चीजें अगर हम कर लेते हैं तो ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके लिए गृह विभाग ने एक रणनीति बनाई है। इसके 3 बिंदु है। सबसे पहले संस्थागत संरचना की मजबूती। ये लड़ाई को लड़ने के लिए इसकी संस्थाएं हैं, इसको मजबूती देनी पड़ेगी। इसलिए हमने एनकोड बनाया है, ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाया है, राज्यों के अंदर आप जिसके अध्यक्ष बने हैं, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बन गए। मुझे आनंद है कि आज पूरे देश भर में एक भी यूनिट ऐसा नहीं है जिन्होंने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स नहीं बनाया है। यह विगत 1 साल में हुआ है। और ये संस्थागत मजबूती देने के लिए हमने ढेर सारे काम किए। इसके साथ साथ सभी नार्को एजेंसियों का और नशा के उन्मूलन के लिए काम करने वाले सारी एजेंसियों का एक समन्वय होना चाहिए। सबकी दिशा एक होनी चाहिए, सबके प्रयास की तीव्रता एक समान होनी चाहिए। एक दिशा और एक समान तीव्रता के साथ काम करते हैं तभी जाकर सफलता मिलती है। और इसका तीसरा बिंदु है सरकार के विस्तृत जन जागरूकता अभियान। जो वीरेंद्र जी ने कहा, ढेर सारी धार्मिक संस्थाएं, ढेर सारी सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर, स्कूलों को जोड़कर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जोड़कर, ढेर सारे कोऑपरेटिव्स को जोड़कर और ढेर सारी समाज में अच्छा काम करने वाली व्यक्तियों को जोड़कर ही ये अभियान और ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और टीम इंडिया के अप्रोच, ये दोनों एक साथ में लेना चाहिए। ये लड़ाई ऐसी है जिसको दलगत राजनीति और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा। राज्यों में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ सभी राज्य सरकारों ने आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई के अंदर जितने राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के विभाग समाहित हैं, सभी ने एक साथ काम करना पड़ेगा। एक और तो हमें चिंता होती है कि लड़ाई बड़ी कठिन है और लड़ाई लड़ना भी कठिन है, तो दूसरी ओर जो परिणाम मिले हैं 3 साल की लड़ाई का, वो उत्साह देने वाले परिणाम है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें मालूम होना चाहिए कि एक सही दिशा में प्रयास करते हैं तो परिणाम भी मिलते हैं और विजय भी प्राप्त होती है। मित्रों, 2006 से 13 एक कालखंड में कुल मामले 1257 देश में रजिस्टर हुए थे। 14 से 22 एक कालखंड में वो मामले 1257 से बढ़कर
3544 रजिस्टर हुए, लगभग 181% का इंक्रीज। ये बताता है कि अगर हम सही दिशा में काम करते हैं तो परिणाम मिल सकते हैं। कुल अरेस्ट 1363 थी और 14 से 22 के अंदर अरेस्ट 5408 हुई है, लगभग 300% की वृद्धि हुई है। और सीज ड्रग 6 से 13 में 1.52 लाख किलो था, 1.5 लाख किलो, और ये सीज ड्रग 14 से 22 में 3.73 लाख किलो तक पहुंचा है। और क्वालिटी की मैं बात करता हूं केस की, सीज ड्रग का मूल्य 6 से 13 में सीज ड्रग का मूल्य 768 करोड़ था और 14 से 12 के सीज ड्रग का मूल्य 22,000 करोड़ रुपया है। ये बताता है कि किस प्रकार से हमें सफलता मिली है और इसी सफलता को आगे ले जाने के लिए आज का सम्मेलन है। ये 2 दिन के सम्मेलन के अंदर आपका अनेक सत्र इसके अंदर रखे गए हैं जो काम को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, हमने एक बात याद रखना चाहिए कि हमने टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच से इन्वेस्टिगेशन की दिशा में आगे बढ़ना। अगर एक व्यक्ति नशा करते हुए पकड़ा जाता है या तो एक सप्लायर छोटी सी पुड़िया के साथ पकड़ा जाता है तो हमारे लिए वो एक केस नहीं हो सकता। वो ड्रग देश में कहां से आया वहां तक के पूरे तंत्र के पीछे इन्वेस्टिगेशन करना है। ये जो क्राइम है वो गुनाह का स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। हजरतबल में आग से भारी नुकसान, रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। ईद से पहले आमतौर पर हजरतबल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आग लगने की घटना के बाद यहां सन्नाटा है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित है। जांच करने की जरूरत है तो एनआईए को अब अधिकार प्राप्त है और इसके साथ साथ सीबीआई भी कुछ इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकती है। एक अप्रोच टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच पूरे तंत्र के सामने हमने करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सफलता मिलेगी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का जब हमने सर्कुलर करा तब हमें मालूम नहीं था कि राज्यों का इतना सहयोग मिलेगा। आज मैं संतोष व्यक्त करना चाहता हूं, कुछ ही रिमाइंडर के अंदर सभी राज्यों ने आज एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर दिया है और आज इसके सभी प्रमुखों का पहला सम्मेलन हो रहा है। हमारे लिए बहुत आनंद और सफलता का विषय है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का और इस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख उद्देश्य सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, इसके जितने भी पहलू है, दरियाई तस्करी है, डार्क नेट है, इसके आर्थिक पहलू है, प्रोसिक्यूशन है, एफएसएल है, जितने भी डायमेंशन इसके हैं, ये जांच का, ये लड़ाई के, सामाजिक समरसता विभाग को इन्वॉल्व करना है, हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना है, राजस्व विभाग और कस्टम को इन्वॉल्व करना है, हमने कोस्ट गार्ड और नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, पोर्ट अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। ये सभी एजेंसी अगर एक मंच पर आकर चिंतन और मनन करती है तभी इसके
रास्ते निकल सकते हैं। और इसलिए भारत सरकार ने संयुक्त समन्वय समिति भी बनाई है, जेसीसी इसका एक उपाय है। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप सभी ने जो डेटाबेस वेब पोर्टल बनाया है एनसीबी ने, एनकोड पोर्टल और निदान और भी बनाए हैं, प्रोसिक्यूशन के लिए भी बनाए, ये सारे पोर्टल का उपयोग करना चाहिए। आज जब सभी राज्यों के एंटी ड्रग टास्क फोर्स के अध्यक्ष यहां पर है, तब मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे पास 2 कड़े शस्त्र इस कानून के अंदर है, एक पीट एनडीपीएस और एक संपत्ति को जब्त करना। और जैसा मैंने कहा कि जो ड्रग के कारोबारी है, जो व्यापारी है, इसके सामने रूथलेस अप्रोच के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए हमने नहीं रुकना चाहिए। अगर ये करते हैं तभी जाकर इस लड़ाई को गति मिलेगी और लोग इस लड़ाई में आने से पहले अपने आप को 1000 बार सोचेंगे। जो लोगों को आदत पड़ती है ड्रग लेने की, वो तो विक्टिम है, मगर जो पैसों के लिए युवा धन को बर्बाद करते हैं, पैसों के लिए नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पैसों के लिए देश के अर्थतंत्र को खोखला करते हैं, इनके प्रति हमारा रूथलेस अप्रोच होना चाहिए। निर्दयता के साथ, निर्ममता के साथ पीट एनडीपीएस और इसके साथ साथ संपत्ति को जब्त करने का, कुर्क करने के जो प्रावधान है, इसका उपयोग हमने करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के उपयोग के लिए सेंट्रल एजेंसियों के साथ आप जरूर संपर्क में रहिए। हमारी भारत सरकार की सभी एजेंसियां तत्पर रहेगी आपकी क्वेरी में आपकी सहायता करने के लिए। और इसके साथ साथ ब्लॉकचेन विश्लेषण, मैप इंटेलिजेंस और डिजिटल फोरेंसिक, इस सभी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के लिए भी मेरा आप सभी से आग्रह है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के संपर्क में रहिए। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर हम ब्लॉकचेन विश्लेषण, मैप इंटेलिजेंस और डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए ढंग से काम करते हैं तो ये लड़ाई में हम कारोबार करने वालों से 2 कदम अपने आप को आगे पाएंगे, पीछे नहीं पाएंगे। और इसके लिए हमने सहायता लेनी होगी इसकी एक्सपर्ट एजेंसियों की, जो भारत सरकार की भी है, कुछ वित्त विभाग की भी है, राज्य सरकारों की भी है। सब ने मिलकर इस लड़ाई को हमने आगे बढ़ाना होगा। एक यहां पर विनिष्टीकरण के लिए मैं भार देना चाहता हूं, क्योंकि जब तक ड्रग को इसकी उचित फॉर्मेलिटी कर कानूनी प्रक्रिया कर विनिष्ट करने की प्रक्रिया हम नहीं करते हैं, ये करप्शन के कारण रोटेट होने का भी भय है। और विनिष्टीकरण के कार्यक्रम सार्वजनिक करिए, जिससे सामाजिक चेतना को जागरूक करने के लिए भी हमें बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ सभी राज्यों ने एनडीपीएस कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करने के लिए राज्य की हाईकोर्टों का भी संपर्क करना चाहिए। राज्य सरकार के माध्यम से राज्य की हाईकोर्ट को संपर्क कर अगर स्पेशल कोर्ट आप बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, एक तो केस का निपटान बहुत अच्छे से होगा, दूसरा हाईकोर्ट भी इसके अंदर केस की संवेदनशीलता, विषय की संवेदनशीलता को सब देखते हुए अगर जज साहब रखते हैं तो आपको प्रोसिक्यूशन में भी काफी सरलता रहेगी। केंद्रीय निधियों का उपयोग और राज्य जो पुलिस आधुनिकीकरण के लिए और एफएसएल के अपग्रेडेशन के लिए जो निधि आती है, मेरा आपसे आग्रह है आपके प्रमुख सचिव गुरु और मुख्य सचिव के साथ चर्चा कर जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर एफएसएल के अपग्रेडेशन के अंदर आप नार्को रिलेटेड एफएसएल फैसिलिटी का अपग्रेडेशन जरूर कराइए। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। राज्यों ने इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। संसाधन तो है, मगर संसाधन के उपयोग में हम हमारी प्रायोरिटी तय करें और इसमें नार्कोटिक्स की प्रायोरिटी करनी चाहिए। और जो वाणिज्यिक मात्रा में एनडीपीएस के मामले है, इसकी वित्तीय जांच करने में भी
ईडी और बाकी एजेंसियों को केस रिफर, आपका केस आपके पास ही रहेगा, परंतु अन्य कानूनों में जो केस बनते हैं वो रेफर करने से वो लोग भी केस रजिस्टर कर एक अलग से कार्यवाही करेंगे, तो और शिकंजा हमारा मजबूत होगा। और हमारा जोर, जैसा मैंने आगे कहा, संपूर्ण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए होगा और हमारे अपने आप को सकारात्मक सोच के व्यक्ति रखने के लिए, नागरिक रखने के लिए पुनर्वसन और जन जागरूकता अभियान से भी अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। आप सिर्फ पकड़ने के काम में लगे रहेंगे तो सकारात्मक धीरे 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 नष्ट हो जाती है। अगर हम पुनर्वसन, जो आदत जिनको पड़ गई है, समाज कल्याण विभाग के कैंप्स के अंदर इसको एक बार ड्रग फ्री व्यक्ति बनाना और इसके साथ साथ जन जागरण में अगर हम अपने आप को जोड़ेंगे तो इसके लिए बहुत फायदा होगा। मेरे कुछ सुझाव है। पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन के अंतर्गत जो भारत सरकार सुविधाएं देने जाएगी आगे के समय में, इसमें आप जरूर आपके राज्य में के अंदर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में नारकोटिक्स को रखाइए। दूसरा, कम्युनिटी के लिए जागरूकता का भी करिए। एनकोड की चारों मीटिंगें, 2 मीटिंग केंद्रीय स्तर पर करनी है, 2 राज्य स्तर पर। एक राज्य स्तरीय एनकोड की मीटिंग है और एक जिला स्तरीय है। इसमें सबसे जरूरी मीटिंग जिला स्तरीय एनकोड की मीटिंग है। अगर जिले के एसपी के यहां एक डीआईएसपी हेडक्वार्टर एक्सक्लूसिव विषय को लेकर बैठता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्दी से एक 600 लोग अगर इस देश में इस विषय को पकड़ कर चलते हैं तो हम बहुत जल्दी से इस विषय पर अपनी महारत हासिल करेंगे, ग्रिप प्राप्त कर लेंगे। तो जिला स्तरीय एनकोड मीटिंग और राज्य स्तरीय एनकोड मीटिंग भी हो। हमारे एनसीबी के डीजी प्रधान साहब बहुत प्रसन्न थे कि बहुत सारे आंकड़े हैं, मगर उन्होंने शून्य वाली जगह देखी नहीं है, 2 वाली जगह देखी नहीं है, 1 वाली जगह देखी नहीं है। कुछ राज्यों में 50 से ज्यादा होने से हमें हर्षित नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हर राज्य का एक समान प्रयास होना चाहिए और यहां बैठे हुए सभी राज्यों के प्रमुखों की जिम्मेदारी है कि जिला स्तर की मीटिंगें हो। केंद्रीकृत एनकोड पोर्टल को, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन को अगर आप अपलोड कर देते हैं तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में इस सभी को सहायता करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी का जो नेटवर्क है उस तक हमारी जांच जरूर जानी चाहिए और वो नेटवर्क के हमारे राज्य के हिस्से को नसीहत करने का, नष्ट करने की जिम्मेदारी आप सभी जो प्रमुख मेरे सामने बैठे हैं इसकी है। अगर राज्य सरकारें भी जेसीसी संयुक्त समन्वय समिति बनाती है तो इसका निश्चित रूप से फायदा होगा और निदान जो पोर्टल है इसका भी आप जरूर उपयोग करिए। इससे आपके इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन दोनों में आपको फायदा होगा। ड्रग नेटवर्क चार्ट एक जिले का और एक राज्य का जरूर बनाना चाहिए। जब तक ड्रग नेटवर्क चार्ट नहीं बनता है, हमारी समस्या कितनी विस्तृत रूप से फैली हुई है और हमें लड़ाई कहां कंसंट्रेट करनी है ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ परिपत्रों से चलेगा। लड़ाई परिपत्रों से नहीं होती है, मन की जिल से होती है, जुनून से होती है। हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा से लड़ाई जीती जा सकती है, परिपत्रों से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। परिपत्र तो व्यवस्था खड़ी करते हैं। व्यवस्था को सफलता में बदलने के लिए इसके साथ हमारी संवेदना जोड़नी पड़ती है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ड्रग नेटवर्क चार्ट आप जब तक नहीं बनाएंगे, आपको किस क्षेत्र में कितना मजबूती से काम करना है वो आपको नहीं होगा। फिर से एक बार एनडीपीएस के जो कठोर प्रावधान है इसके उपयोग के लिए मैं आपको और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के उपयोग, इन्वेस्टिगेशन में एजेंसियों के उपयोग के लिए जरूर आग्रह करना चाहूंगा। नार्को कैनाइन पूल के उपयोग के लिए और इसमें आपको जो सहायता चाहिए इसके लिए जरूर आप हमारे डीजी एनसीबी का संपर्क कर सकते हैं।
समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने हेतु आज एक विषय भी है, आपका पहला विषय है। इसके अंदर समुद्री किनारे के राज्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छा तालमेल केंद्र की एजेंसियों के साथ और वहां की स्थानीय जनता के साथ बढ़ाना पड़ेगा। जब तक ये तालमेल नहीं बढ़ता हम आगे नहीं बढ़ सकते। मित्रों, अवैध खेती को रोकने के लिए भी जहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान का हिस्सा है, मेरे राज्य गुजरात के भी दूसरे में 2 जिलों में होती है, ये सभी राज्यों में अवैध खेती को नष्ट करने के लिए भी हमने काम करना बहुत अच्छा परिणाम आया है। नारकोटिक्स प्रशिक्षण मॉड्यूल्स जो एनसीबी ने तैयार किया है, इसको भी हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बार अगर सोचते हैं तो लड़ाई बहुत कठिन लगती है, मगर आयोजन करके लड़ने लगते हैं तो जीतने के रास्ते पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। मेरा अनेक लड़ाइयों में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, लड़ाई कठोर जरूर है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, डार्क नेट का उपयोग हो रहा है, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाला कारोबार का उपयोग हो रहा है और ढेर सारी तकनीक का उपयोग हो रहा है, सीमाओं का उपयोग हो रहा है, पोर्ट का उपयोग हो रहा है। विस्तृत लड़ाई है, मैं जानता हूं, परंतु ये जीतने जैसी लड़ाई है। अगर हम सब इस सभागार में जो लोग हैं एक बार संकल्प कर लेते हैं कि हम मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 में भारत को नशा मुक्त बनाना, जब आजादी की शताब्दी होगी तब हमारी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को क्या भेंट दे सकती है, तो हमारी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को नशा मुक्त समाज की भेंट दे सकती है, वो सबसे अनमोल हो सकती है। और हमने इस काम के लिए ईश्वर ने आप लोगों को लगाया है, इस काम को हम सब मिलकर मन से करें और ये लड़ाई को जीते। फिर से एक बार मैं टीम इंडिया और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, ये 2 विषय पर जरूर भार रखना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि यहां से आप ऊर्जावान और संकल्पित होकर जाइए। इस लड़ाई के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। अगर 5 साल इसी तीव्रता के साथ, क्योंकि अब हमारी टोली बड़ी हुई है, मैं जब मंत्री बना तब ये टोली इतनी बड़ी नहीं थी, छुटपुट काम होता था, कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं होता था। आज कोऑर्डिनेटेड वे में काम हो रहा है, एनसीबी ने भी अच्छी लीड ली है और इतने सारे राज्यों में इसके अध्यक्ष बन चुके, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हुई। तो ये टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भारत को नशा मुक्त बनाए। यही मेरा आप सभी से मन से अनुरोध है और आप सब एक साथ हम सब लड़ेंगे, आप भी इसमें साथ देंगे, ऐसे भरोसे के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 2037 में नई पीढ़ी को हम नशा मुक्त भारत का जरूर उपहार देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।